नाउ सी ए वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के जियोग्राफी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो ये चैप्टर काफ़ी इजी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियसली एंड it has been asked in coming day exam also. So it's an easy chapter, and if you can do it very easily, then you can able to get good marks in this section. So हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है ना कि हमारे पास क्या रिसोर्सेस है और हम उस रिसोर्सेज का यूज करके क्या डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारे पास पेन है, पेपर है, कॉपी है, टीचर है, सब कुछ है। यानी पढ़ाई के लिए मेरे पास सारा रिसोर्सेस है। लेकिन उस रिसोर्सेस का यूज करके, जैसे मान लीजिए आपके पास दो भाई हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक राम है एक मोहन है, वही दो भाई है। उसके पापा जी जो है दोनों भाई को पढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, कॉपी भी दे रहे हैं, कलम भी दे रहे हैं, टीचर भी दे रहे हैं, बुक भी दे रहे हैं, हर चीज प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन एक भाई इन सारे रिसोर्सेज को यूज करता है और यूज करके पढ़ाई करता है। पढ़ाई करके वो अच्छा डॉक्टर बन जाता है और डॉक्टर बनने के बाद वो सोसाइटी का सेवा कर रहा है। और दूसरा भाई जो है, पापा पढ़ने के लिए भेजते हैं तो चला जाता है दोस्तों के साथ अय्याशी करने, घूमने, खेलने, कूदने। वो पढ़ता नहीं है, अपना जिंदगी को बर्बाद कर लेता है, इसी तरह नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है। इससे क्या सीखे? इससे हम ये सीखे कहानी से कि एक बेटा जो था, उसके पास जो भी रिसोर्सेस थे, उस रिसोर्सेस को यूज करके अपने आप को डेवलप कर लिया। यानी उसके पास पढ़ाई के लिए बुक था, किताब था, टीचर था, पापा पैसा दे रहे थे पढ़ने के लिए। इन सारे रिसोर्सेस को यूज किया और यूज करने के बाद वो पढ़ लिया। पढ़ने के बाद वो अच्छा डॉक्टर बन गया और वो डेवलप कर गया। और दूसरा भाई रिसोर्सेज को यूज नहीं किया और वो डेवलप नहीं कर पाया। तो रिसोर्सेज का मतलब तो आप क्लास 7th में ही पढ़े होंगे, 8 में ही, कि द रिसोर्सेज क्या है? जो हमारे जरूरतों को पूरा कर दे, जो हमारे नीड को सेटिस्फाइड कर दे, उसी को तो रिसोर्सेज कहते हैं। तो वही रिसोर्सेज का यूज करके अगर हम लोग डेवलपमेंट कर जाए तो वही चैप्टर को नाम है क्या? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चीजों को करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग का ध्यान मैं अपने तरफ खींचना चाहूंगा, तो आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज क्या है? सबसे पहले हम लोग क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? तो रिसोर्सेज का मतलब क्लास 8 में आपने पढ़ा था कि जो भी हमारे जरूरतों को पूरा कर दे वो रिसोर्सेज है। यानी एनीथिंग विच सेटिस्फाइड आवर नीड इज नोन एज रिसोर्सेज। बस क्लास 10th में आ गए, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। पहले आप छोटे थे, बच्चे थे, नन्हे थे, मुन्ने थे, अब आप बड़े हो गए, बदमाशी भी करने लगे, इंस्टा पे रील भी देखने लगे, रील बनाने भी लगे। तो कुछ तो चेंज हो गया ना 2 सालों में। वैसे ही यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए ना, पढ़ाई में भी। तो रिसोर्सेज का मतलब कि वैसा चीज जिसे हमारा कल्चर जो है एक्सेप्ट कर रहा हो, वैसा चीज जो टेक्नोलॉजी के द्वारा एक्सेसिबल हो, वैसा चीज जो इकोनॉमिकली जो है हमारे लिए फिजिबल हो, इनको रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं कि कोई चीज है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बाहर से चीज आया, जैसे बाहर से कोई ड्रेस आया। वो ड्रेस जो है इंडिया वाले ने उस ड्रेस को पहनना स्टार्ट कर दिया और इंडिया के सोसाइटी जो है उस ड्रेस को एक्सेप्ट कर लिया। यानी इंडिया के कल्चर जो है उस ड्रेस को एक्सेप्ट कर लिया। यानी हमारा कल्चरली एक्सेप्टेबल हो गया, यानी वो ड्रेस को हमने एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकली एसेसिएबल भी हो, यानी उस ड्रेस को हम लोग अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडिया में भी बना सकते हैं। इंडिया में बनाकर उस ड्रेस को इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ उस ड्रेस को बनाने में ज्यादा पैसा भी ना लगे, ताकि हर तबके के लोग पहन सके, हर तरीके गरीब अमीर सब कोई उसका यूज कर सके। तो वो ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज से 50 साल पहले इंडिया में जो था, जीन्स का कल्चर नहीं था, लोग फॉर्मल शर्ट पैंट पहनते थे। लेकिन अभी के डेट में आज से 50 साल मत जाइए, आज से 20 साल पहले देखिए, हमारी शहर की लड़कियां जीन्स नहीं पहना करती थी।
गांव में लोग साड़ी पहनते थे और शहर में भी साड़ी ही पहनते थे, सूट पहनते थे, लेकिन जीन्स वगैरह का कल्चर नहीं था। तो हमारे देश का वेस्टर्नाइजेशन हुआ, हमने वेस्टर्न चीजों को एक्सेप्ट किया, यानी हमने आज के डेट में लड़कियां भी जीन्स पहन रही है और लड़के भी जीन्स पहन रहे हैं। ब्रांडेड जीन्स आ गया, लिवाइस का आ गया, प्यूमा का आ गया, नाइके के आ गया, लुई फिलिप का आ गया, वान हुसैन का आ गया, ये सब के सब ब्रांडेड जीन्स है। तो ये जीन्स जो है हमने कल्चरली एक्सेप्ट कर लिया, यानी हमने अपने कल्चर में एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जीन्स पहनना गलत चीज नहीं है, लड़कियां भी पहन रही है, लड़के भी पहन रहे हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल भी हो गया है, यानी उस वो जीन्स जो है इंडिया में भी अब बन रहा है। अभी इंडिया में आप दिल्ली में गांधीनगर मार्केट है, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा का मार्केट है और पूरे एशिया का सबसे बड़ा जीन्स का मार्केट है। और जितने भी अमेरिका वगैरह में जीन्स जाते हैं ना, सब यहीं से बन के इम्पोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। मीन्स यहाँ से बन के जीन्स दूसरे दूसरे देशों में जा रहा है, यानी हमने अपना वैसा टेक्नोलॉजी बना लिया कि वैसा जीन्स हम लोग बना पा रहे हैं। अब फिर आज के डेट में ना जीन्स अगर आप दुकान में जाओगे, गुच्ची हो गया, अरमानी हो गया, वान हुसैन हो गया, लुई फिलिप हो गया, एडिडास हो गया, लिवाइस हो गया, नाइके हो गया, एक से एक ब्रांडेड जीन्स मिल रहा है। 3,000 में अरमानी हो गया, ये सब 3,000 4,000 का जीन्स आ रहा है। वही जीन्स सेम आप मार्केट में चले जाओ, ठेला पे लगा के लोग बेच रहे हैं वीकली मार्केट में, 150 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, यानी हर किस्म के लोग उसे पहन सकते हैं। जो गरीब है वो भी जीन्स पहन ले रहा है। तो यानी हमने क्या किया, हमने रिसोर्सेज को कल्चरली भी एक्सेप्ट कर लिया, टेक्नोलॉजी के अनुसार भी वो हमारे लिए एक्सेसिबल है और इकोनॉमिकली भी वो ज्यादा महंगा नहीं है, हम लोग इसे पहन रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, रिसोर्सेज कहलाएगा। इज देयर एनी वन हैविंग प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? देखिए, तो हमारे बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, जहाँ पे EMA लिखा होगा नोट्स में, वो इसका मतलब होता है ई से एग्जाम, एम से में, ए से आएगा, यानी एग्जाम में आएगा। तो ये नोट्स में जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में लिखा हुआ है EMA, यानी एग्जाम में आएगा, तो हर जगह एग्जाम में आएगा नहीं लिखा रहेगा। जहाँ पे शॉर्ट में लिखा रहेगा EMA, तो इसका मतलब नोट्स में भेज दूंगा, तो आपको पढ़ना है। तो EMA का मतलब होता है एग्जाम में आएगा, नहीं वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ लिया कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हैं फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम में क्या है, ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स जो है फिजिकल इन्वायरमेंट यानी नेचर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया। यानी ह्यूमन बींग्स जो है हमारे नेचर के साथ भी क्या है, कनेक्टेड है। ह्यूमन बींग जो है टेक्नोलॉजी के साथ भी कनेक्टेड है। ह्यूमन बींग जो है आपका इंस्टीट्यूशन के साथ भी कनेक्टेड है। मीन्स हम लोग जो है ह्यूमन बींग जो है हम लोग का एक रिलेशन है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है बिटवीन नेचर में, टेक्नोलॉजी में, इंस्टीट्यूशन में। इंस्टीट्यूशन का मतलब कोई भी जगह, कोई भी फैमिली, कोई भी रिलेशन, कोई भी स्थान जहाँ पे, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या, कि कोई एक ऐसा जगह जहाँ का कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होता है। तो फैमिली भी क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि हर फैमिली का एक रूल होता है। स्कूल भी क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वहाँ अपना रूल होता है। कोई प्ले ग्राउंड है, वहाँ का भी एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वहाँ का अलग रूल होता है। तो हम लोगों का जो ह्यूमन बींग है, उसका नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, कल्चर के साथ, यानी इंस्टीट्यूशन के साथ एक डिपेंडेंट रिलेशन बन गया है। और ये रिलेशन अगर अच्छे तरीके से इंसानों के साथ फिट कर रहा है, तो इस रिलेशन में जो जो चीज का यूज होगा, सब के सब चीज वो क्या कहलाएगा, रिसोर्सेस कहलाएगा। गॉट इट? ना वो लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? साइला? हाँ, ओके, वेरी गुड। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखिए नोट्स आपको लिखना नहीं है, आई विल प्रोवाइड यू दिस नोट्स, सो डोंट वरी। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को तीन अलग अलग तरीके से रिसोर्सेज को क्लासिफिकेशन किया गया है। हम लोग सबके बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोशिश करते हैं। पहला हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बारे में। आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे इसके बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, एक बायोटिक, एक बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक का मतलब लिविंग थिंग, बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग, यानी जो भी चीज जिंदा है वो सब के सब बायोटिक रिसोर्सेज में आएगा। एबायोटिक के मतलब मरा हुआ चीज, जैसे बायोटिक में प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, एबायोटिक में एयर हो गया, वाटर हो गया। यानी द
इसका डिफिनेशन पूछेगा तो डिफिनेशन में कैसे बोलेंगे बायोटिक रिसोर्सेज का? द रिसोर्सेज विच इज लिविंग, यानी वो रिसोर्सेज जो जिंदा है, जैसे प्लांट एनिमल एंड वो हमारे जरूरतों को पूरा कर रहा है, वो बायोटिक हो गया। और एबायोटिक में द रिसोर्सेज विच इज नॉन लिविंग, दैट इज satisfied our needs, that is air and water, is known as abiotic resources. Got it? अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज को, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है खत्म होना। क्या होना? एग्जॉस्टिबिलिटी का अगर मीनिंग की बात किया जाए, ये क्या है इतना मोटा चल रहा है, यानी जो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, एग्जॉस्ट कर जाए, खत्म हो जाए। तो खत्म होने के बेसिस पे रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। आप बचपन से पढ़ने आता रहा, रिन्यूएबल जो है रिन्यू वर्ड से बना है, जो कभी खत्म नहीं होगा, बार बार बन सकता है। जैसे वाटर, वाटर क्या है? रिन्यूएबल है। द रिसोर्सेज विच कैन रिन्यू इज नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसे हम लोग दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी प्रोड्यूस इजिली, जो वैसा रिसोर्सेज जिसे हम लोग इजिली बना सकते हैं। जैसे पानी कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि धरती पर 70% पानी है। हाँ, पानी खराब हो जाएगा मगर खत्म नहीं होगा, लेकिन खराब होगा तो हम लोग उसे प्यूरीफायर से प्यूरीफाई कर देंगे, फिल्टर लगा देंगे, मिनरल वाटर से मशीनों से प्यूरीफाई कर देंगे। तो ये पानी खत्म होने वाला चीज नहीं है, तो इसे हम लोग रीन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। सर, खत्म होने वाला और चीजों का एग्जाम्पल दीजिए ना। एयर खत्म नहीं होगा, सन का लाइट खत्म नहीं होगा, वाटर खत्म नहीं होगा, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। फिर होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इजिली, यानी वैसा रिसोर्सेज जिसे हम लोग इजिली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसे नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। एग्जाम्पल में कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तेल हो गया, ये सब जो है खत्म हो रहा है, और एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा इसे बनने में हजारों करोड़ साल लगते हैं, तो दोबारा जल्दी नहीं बन सकता है। और ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये समझ में आ गया होगा योग? समझ में आ रहा है ना एवरीबॉडी? कोई ऐसा महान आत्मा नहीं ना कि सर मुझे तो इंग्लिश में पढ़ाइए, आप हिंदी में क्यों पढ़ा रहे हैं? हाँ, चलिए, थैंक गॉड कि मैं जानवरों को नहीं पढ़ाता हूँ। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जैसे ईशानी बोले कि सर मेरा तो चार चार को घर है, कभी पीरो में रहते हैं, कभी आरा में रहते हैं, कभी मौसी के पास रहते हैं, कभी मामा के पास रहते हैं। सही बात है, क्योंकि ऑनरशिप मतलब क्या होता है? आप उसका मालिक। तो ऑनर के हिसाब से आप कोई घर का इंडिविजुअल मालिक हो सकता है, कोई चीज का कम्युनिटी मालिक हो सकता है, कोई पूरे नेशनल होगा, कोई इंटरनेशनल होगा। तो जैसे इंडिविजुअल का मतलब क्या है? जैसे आपका घर है, आपका कार है, आपका बाइक है, आपका पेन है, आपका मोबाइल है, यानी आपका रिसोर्सेज जो है इंडिविजुअल है, यानी वो मेरा है। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे ईशानी आप अपना वाला घरवा दे दीजिए ना 2 दिन रहने के लिए। आप बोलेंगे सर हम कोची में रहेंगे, हम नहीं देंगे आपको, अपना घर जाकर होटल में रहिए, क्योंकि वो आपका घर है, आप देगी नहीं। ठीक है, तो वो आपका इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, फिर आता है, तो इंडिविजुअल में जो भी चीज आपका पास अपना है ना, आपका फोन हो गया, आपका घर हो गया, आपका मोबाइल, आपका कार, आपका जो भी चीज है वो इंडिविजुअल हो गया, यानी आप उसका खुद का मालिक हो। इंडिविजुअल लोग उसका मालिक है। इंडिविजुअल का मतलब मालूम है ना? एक एक, यानी एक आदमी पर्सनली उसका मालिक है, उसे इंडिविजुअल, यानी रिसोर्सेस को ऑनरशिप के आधार पे बांटा गया है 4 भागों में: इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। तो इंडिविजुअल मतलब किसी एक आदमी का वो चीज हो। जैसे कोई दुकान है, वो दुकान ईशानी का है, मतलब ईशानी को छोड़कर दूसरा कोई ले नहीं सकता। कोई घर है, वो घर साइला का है, साइला को छोड़कर उस घर में कोई नहीं रह सकता। सर मेरे मम्मी पापा भी तो रहते हैं, अरे वही बात है, वो मम्मी पापा आप ही का ना है। वैसे ही अलमास के पास बाइक है, तो अलमास के पास बाइक है, सर मेरा थोड़ी है, वो तो मेरे पापा का है। तो मीन्स आपके पापा, मीन्स आप अलग थोड़ी ना हुए, तो वो आपका इंडिविजुअल ही ना मालिक हुआ। फिर कम्युनिटी की बात करते हैं, तो कम्युनिटी का मतलब वैसा चीज जिसपे सबका हक हो। जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, उस स्कूल में ईशानी भी जाती है, अलमास भी जाता है, साइला भी जाती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं उस स्कूल में साइला नहीं पढ़ेगी, इसलिए कि साइला जो है 9th क्लास में है, इसलिए वो स्कूल में नहीं पढ़ सकती। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी स्कूल में कोई भी जा सकता है, क्योंकि वो कम्युनिटी, कोई क्या बोले, क्योंकि वो कम्युनिटी का चीज है। कम्युनिटी का मतलब कि उस स्कूल में पूरे कम्युनिटी के लोग जा सकते हैं, आपके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी स्कूल में, हॉस्पिटल में जा सकता है, यानी वो उसका मालिक सबको ही है। कोई भी जाए पैसा दे अपना इलाज कराए, कोई भी जाए पैसा दे अपना एडमिशन ले स्कूलों में, तो कम्युनिटी का हो गया। फिर अब के बाद आता है नेशनल। नेशनल यानी जो पूरे देश का हो, जैसे विल्ड लाइफ हो गया, रोड हो गया,
रेलवे हो गया, जैसे आप रोड पे चलती है तो जैसे ही बिहार से दिल्ली में आ गई, अरे तुम बिहारी हो, तुम हमारे रोड पे चल रही हो, चलो भागो, तुम जंगल के रास्ते से जाओ, ये रोड मेरा है। ऐसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो पूरा देश का है, पूरा देश भारत के में जितने रोड है वो सारे भारत के लोग उसका यूज कर सकते हैं। भारत में जितने रेलवे है, ऐसा नहीं कि सानी तुम्हारे पापा तो सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी वाला रेलवे का यूज नहीं कर सकता है क्योंकि ये प्राइवेट वालों का है, ऐसा कुछ नहीं है। वो रेलवे सबका है, भारत में हर लोग उसका यूज करेगा, क्यों? क्योंकि वो नेशनल लेवल पे है, यानी नेशनल लेवल में भारत में पैदा होने वाला बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग जंगल में जा सकता है, रेलवे का यूज कर सकता है, रोड का यूज कर सकता है, ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में पहाड़ वगैरह जो होता है, समुद्र वगैरह होता है, वो सब देश का होता है। जैसे भारत के बगल में क्या है, इंडियन ओशियन। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन ओशियन है तो वो इंडिया का ओशियन है, नहीं। उसमें पाकिस्तानी भी जा सकता है, बांग्लादेशी भी जा सकता है, नेपाली भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, क्योंकि वो सबका है। गॉट इट? हाँ, जैसे यहाँ पे फोटो बनाया हुआ है घर, ये घर किसी का है तो वो इंडिविजुअल है। ये स्कूल, इसमें ईशानी भी है, साइला भी है, अलमास भी है, मैं भी हूँ, सब कोई है। फिर ये पहाड़, पहाड़ सबका है, इसमें भारत का भी लोग जा सकता है घूमने, ब्राजील का भी लोग घूमने आ सकता है, पाकिस्तानिया सभी दो चार गो आ जाएगा मरने के लिए। फिर उसके बाद एरोप्लेन नहीं ना है, ये क्या है, जहाज, जहाज भी नहीं है, रेलगाड़ी है, ट्रेन है। ट्रेन में भी सब कोई बैठ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिटी का है। गॉट इट? समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से रिसोर्सेस को चार भागों में बांटा गया है: पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व। अब देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? वैसा रिसोर्सेस जो मेरे पास है बट हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं, यानी हमारे पास उतना पोटेंशियल नहीं है उस चीजों को यूज करने का। जैसे एग्जांपल में, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 24 घंटा का टाइम है, 24 घंटे में आप 8 घंटा सोती है, 8 घंटा स्कूल में रहती है, 3 घंटा खाना पीना हगना मुतना में लगाती है, फिर भी आपके पास 7 घंटा बच जाता है, 5 घंटा बच जाता है। लेकिन उस 5 घंटा में आप पढ़ाई नहीं करती है, क्योंकि आप रील देखती है, आप मोबाइल चलाती है, आप दोस्तों से बतियाती है। मीन्स आप पढ़ाई छोड़कर सब फालतू काम कर रहे हैं। मीन्स आपके पास पढ़ने के लिए एनर्जी है, ताकत है, बुक है, फिर भी आप पढ़ नहीं रही हो। क्यों? क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपका मोबाइल में मन लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। यानी आपका पास पोटेंशियल है कि आप पढ़ लोगे, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो। सेम उसी तरीके से पोटेंशियल रिसोर्सेस किसको बोलते हैं? जैसे हमारे देश में, दो एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे देश का दो जगह है। पहला जगह है गुजरात और दूसरा जगह है राजस्थान। तो गुजरात और राजस्थान जो है, राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पाया जाता है। सर मेरे को नहीं पता है, नहीं पता है तो मान लो कि पाया जाता है, सर बता रहे हैं, सर पे विश्वास करो। राजस्थान में बहुत गर्मी पाया जाता है, और गुजरात में समुद्र है, तो समुद्र के किनारे बहुत तेज हवा चलता है। तो समुद्र के किनारे बहुत तेज हवा चलता है, तो हम समुद्र के किनारे चाहे तो हम लोग बड़ा बड़ा क्या लगा दे, बड़ा बड़ा विंड फार्म लगा दे। विंड फार्म समझती है क्या होता है? विंड फार्म का मतलब इस तरीके के, विंड के लिए दूसरा कलर लेने दीजिए, इस तरीके का विंड फार्म लगा दे, जिससे कि हम लोग क्या, विंड एनर्जी के लिए एक विंड मिल लगा दे, जिससे कि हवा चलेगा तो ये मोटर चलेगा, मोटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। साथ ही साथ राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पाया जाता है, तो वहां पे हम लोग बहुत ज्यादा सोलर लगा दें, जिससे कि सोलर से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। लेकिन हम लोग लगा सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास जगह है। गुजरात ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत तेज हवा चलती है, वहां पे चाहे तो विंड एनर्जी के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए बड़े बड़े पंखे लगा दें, पंखा नचेगा हवा से और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। सेम उसी तरीके से राजस्थान में भी हम लोग चाहे तो, गर्मी वहां बहुत ज्यादा पड़ता है तो वहां सोलर प्लेट लगा दे। सर सोलर क्या होता है? सोलर प्लेट एक होता है जिसको बैटरी चार्ज होता है, बड़ा बड़ा सोलर लगा दे जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो। हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे सरकार के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे सरकार जो है उतना पैसा नहीं है कि उतना पैसा खर्च करके, उतना वैसा हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा पोटेंशियल रिसोर्स है। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब कि वो हम कर सकते हैं, बट पैसा के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण हम उसे नहीं कर पा रहे हैं। उसी को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेस बोलते हैं। समझ में आ गया? डेवलप्ड रिसोर्सेस का मतलब कि जिस
जो रिसोर्सेस अच्छे से डेवलप्ड है, जिसका हम लोग अच्छे से भरपूर यूज कर रहे हैं, जैसे कोयला का हो गया, पेट्रोलियम का हो गया, तेल का हो गया, ये सब चीज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, यानी ये डेवलप हो चुका है, इसका यूज बढ़िया से हम लोग कर रहे हैं। ये डेवलप रिसोर्सेज होता है। स्टॉक रिसोर्सेज का मतलब कि हम लोग उसे सेव करके रख रहे हैं कि आने वाला समय में भी हम लोग उसे यूज कर सके। जैसे हम लोग वाटर को सेव करने के लिए बोलते हैं ना, सेव वाटर, जल है तो कल है, बूंद बूंद बचाओ, जल है तो कल है, इस तरीके का नारा देते हैं हम लोग, सेव वाटर सेव सॉइल। ये सब हम लोग इसे बचाते हैं, मिनरल को बचाने का कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसका यूज कर सके। साथ ही साथ रिजर्व, रिजर्व हम लोग कुछ चीज को रिजर्व करके रखे, जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को हम लोग काटना नहीं चाहते क्योंकि फॉरेस्ट काट देंगे तो फिर ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। तो ये सब चीजों रिजर्व में रखा हुआ है, यानी जब हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तभी हम लोग इसे काट पाएंगे, अदरवाइज ये रिजर्व में ही रहेगा। इसीलिए आप सुनते होंगे कि कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है, कहीं पे बर्ड सेंचुरी बना है, कहीं पे नेशनल पार्क बना है। तो वो सब क्या है, वो सब वो सरकार ने रिजर्व कर दिया है कि यहाँ पे दूसरे लोग नहीं जाएंगे, ये रिजर्व चीज है। आ रहा है समझ में? यहाँ पे कोयला था, यहाँ पे वाटर था, यहाँ पे जंगल था। कोई ऐसा भी बंधु जिनको समझ में नहीं आया हो? कोई दिक्कत? अब देखिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में क्या है कि हम लोग रिसोर्सेज जो है हम लोग के लिए फ्री गिफ्ट है नेचर से, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है उसे हमारे नेचर ने हमें फ्री में दिया है। और फ्री में दिया है तो हम लोग आजकल ना इसे इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, यानी लोग जो है लालची होते जा रहे हैं, उनके पास जितना चीज दे दो वो चाहेंगे कि और मेरे पास हो जाए। तो हम लोग ना नेचर को ना, नेचर के रिसोर्सेज को डिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं। हम लोग पानी को वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग जंगल को काट रहे हैं, हम लोग रोड बनाने के लिए जंगलों को काट रहे हैं, हम लोग पानियों को पूरी तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि देख रहे हैं अप्रैल के महीना में इतना गर्मी पड़ने लगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगा। तो ये सब चीज जो है हम लोग का जो नेचर से गिफ्ट मिला है हम लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम पानी बचाएं, हमें चाहिए कि जंगल को काटे नहीं, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, बट फिर भी हम लोग कर रहे हैं। तो हमें मेजर प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना पड़ रहा है रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए। तो द सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स स्प्लिट सोसाइटी इनटू टू ग्रुप्स, रिच एंड पुअर। अब देखिए, हम लोग का जो रिसोर्सेज है ज्यादातर सेंट्रलाइज हो चुका है। कुछ चीजें जो है कुछ ही लोग के हाथ में है। जैसे अभी भी भारत का जो रिसोर्सेज है, जो भारत में आज के डेट में 95% लोग गरीब है, 5% लोग हाईली अमीर है, इतना अमीर है कि वो पूरे भारत के लोग को बैठा कर खिला सकते हैं। मीन्स कि रिसोर्सेज जो है पोलराइज हो चुका है। कुछ लोग के पास इतना पैसा है कि वो खाने के बाद पचाने के लिए जिम जा रहे हैं, और कुछ लोग के पास इतना कम पैसा है कि वो खाना ही नहीं खा पा रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि रिसोर्सेज जो है कुछ हाथ में चला गया। जैसे आप अडानी अंबानी को देख लीजिए, उनके हाथ में बहुत सारा रिसोर्सेस है। तो हम लोग का सोसाइटी जिसके कारण दो भागों में बट गया। अडानी जो सुनिएगा तो वो दिन पे दिन अमीर होता जा रहा है, और गरीब लोग जो है दिन पे दिन गरीब होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में रिसोर्सेज का पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन का मतलब कि दो भागों में बट जाना, यानी बहुत सारा रिसोर्स एक कम आदमी के हाथ में चला जाना। यानी जो देश का छोटा सा पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाए, और देश का बड़ा सा पॉपुलेशन है जो गरीब हो जाए, क्योंकि गरीब लोग अपने रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरा प्रॉब्लम है कि कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू पीपुल। हम लोग रिसोर्सेज को इस तरीके से कंजप्शन कर रहे हैं ताकि जो लालची लोग हैं उनके वो लालची लोग जो है अपने नीड को सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं। जैसे कि आप सुनते होंगे कि जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, आप सुने होंगे कुछ दिन पहले कि उत्तराखंड में जो जोशीमठ था वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, रोड वगैरह बन रहा था। तो रोड वगैरह बनने से बहुत सारे पेड़ का कटाई किया गया, और पेड़ वेड़ के कटाने से वहां का जो अर्थ, वहां पे ना जो पहाड़ है, पहाड़ लैंडस्लाइड करने लगा, यानी पहाड़ नीचे ढह के गिरने लगा। तो क्यों गिर रहा है? इसलिए गिर रहा है ना कि जो लालची लोग हैं वो वहां पे रोड बना रहे हैं, क्योंकि रोड बनाने में बहुत सारा पैसा मिलता है सरकार की तरफ से। तो कुछ लोग जो है इतना ज्यादा लालची हो चुके हैं कि वो अपने लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं। ठीक है। और यही कारण है कि हम लोग रिसोर्सेज को डिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं। तो आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन डिप्लेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, ये सब जैसा प्रॉब्लम बढ़ रहा है। अभी देखिए मई के अप्रैल के महीना में इतना गर्मी पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो इतना गर्मी पड़ रहा है अप्रैल के महीना में, क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमने पेड़ को काटा है, हमने पेड़ को काटा है, गर्मी बढ़ गया। हमने
इनडिस्क्रिमिनेटली पॉल्यूशन वाले चीजों को यूज कर रहे हैं तो गर्मी बढ़ रही है। तो मीन्स हमने नेचर के साथ खिलवाड़ कर दिया है। ये सब प्रॉब्लम उसी की वजह से क्रिएट हो रही है। गॉट इट। अब हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में EMA लिखा हुआ है, इसका मतलब एग्जाम में आएगा। ठीक है, अच्छा ये बोरिंग तो नहीं ना लग रहा है किसी को? ओके ओके। जी जी। हम्म, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, पूछेगा हम, इसलिए तो नोट्स में लिखा गया। अब देखिए हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, हर साल कुछ ना कुछ परसेंट में इंक्रीज हो रहा है। आप बाहर अभी निकलते होंगे तो पता चलता होगा कि कितना तेज धूप आ रहा है। तो ये सब चीज को बचाने के लिए लोगों ने बहुत सारे मीटिंग की, अलग अलग देश के सरकारों ने अलग अलग मीटिंग करके कि अर्थ को बचाना है। पिछला बार हम लोग ने, आप सुने होंगे कि पिछला साल हम लोग के पीएम ने ग्लोबल 20 G20 का समिट भारत में ही रखा था। तो G20 का माना, G20 का क्या मीनिंग था? G20 का मीनिंग ही था कि वन अर्थ वन फ्यूचर। मतलब कि हमें, हमारा एक ही अर्थ है, हमारा एक ही फ्यूचर है कि हम अर्थ को बचाए। और अर्थ को बचाने के लिए बहुत सारा बात किया गया कि हम पॉल्यूशन कम करेंगे, हम चीजों को कम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती है। तो हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस के व्यू से। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस पीपीटी में लिखा हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। एक मिनट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम लोग अपने प्रेजेंट में हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसको इस तरीके से यूज करें कि हमारे यूज करने के बाद भी वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बच जाए। वो हमारे फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज को यूज कर पाए। ऐसा नहीं, लालची नहीं बनना कि अरे ये चीज को हम ही खा जाते हैं, हम अपने भैया को नहीं देंगे खाने के लिए। ये गलत बात है ना। भाई जब मिला है खाने के लिए तो हम अपने भाई भाई के सबको बांट कर खाएंगे ना। तो सस्टेनेबली डेवलपमेंट का मतलब कि सस्टेन कर जाए, सबको ही को मिले। यानी हम अपने चीजों को, पानी है हमारे पास तो हम पानी को इस तरीके से यूज करें कि हमारा भी जिंदगी कट जाए और हमारा बाल बच्चा बुतरू जो फ्यूचर में आएगा वो भी कट जाए और उसके भी आने वाला जनरेशन का को पानी मिल जाए सही से। उसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। गॉट इट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 1992 जून में एक रियो डी जेनेरियो जो है ब्राजील में एक जगह है जहाँ पे एक अर्थ समिट हुआ था। उस अर्थ समिट में 21 एजेंडा को अपनाया गया था। उस 21 एजेंडा में पहला एजेंडा ये था कि टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। अभी हम लोग का 21st सेंचुरी चल रहा है ना। 21st सेंचुरी अभी कहाँ तक चलेगा? अभी तो 2024 चल रहा है। 2020 तक, यानी जब 2000, अभी हम लोग का 2000 चल रहा है ना, जब 3000 आ जाएगा ना, यानी 2099, 2098, 2097 ये सब आएगा, उसके बाद फिर 3000 आ जाएगा ना, तो 3000 तक पूरे को हम लोग 21st सेंचुरी बोलेंगे। तो इस पूरे 100 साल जो है, इन 100 सालों में हमें क्या करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर लेना है कि हम लोग चीजों को ऐसे यूज करें कि फ्यूचर के लिए भी बचा रहे। तो ये एग्जाम में पूछेगा कि री डिजेनेरियो समिट कब हुआ था? तो जून 1992 में हुआ था। फिर पूछेगा कि रियो डी जेनेरियो समिट में क्या चीज एडप्ट किया गया था? तो एडप्ट किया गया था 21 एजेंडा को, जिसमें जिस 21 एजेंडा का मीनिंग था कि हम लोग 21st सेंचुरी में किसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सारे के सारे देश अचीव कर लेंगे। उस री डी जेनेरियो में लगभग लगभग 97 देश के लोग जो थे पार्टिसिपेट किए थे। मीन्स 97 देश ने मिलकर ये ठाना था कि हमें अर्थ को बचाना है। और अर्थ को बचाने के लिए उन्होंने प्रण लिया था कि हम सस्टेनेबल चीजों को यूज कर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पालेंगे 21st सेंचुरी में। ठीक है। फिर उस 20 एजेंडा एजेंडा 21 का मेन मतलब क्या था? एजेंडा 21 का मेन मतलब था, और भी था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट था ही, साथ ही साथ पूछेगा कि व्हाट इज द एम ऑफ एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 का मतलब था कि हम डिजीज, कोई भी डिजीज आएगा उस डिजीज से सब लोग मिल के लड़ेंगे। जैसे कोरोना आया, तो कोरोना में देखिए ऐसा नहीं था ना कि कोरोना चाइना में चला, चाइना से फैला तो हम लोग चाइना को छोड़ दिए, नहीं, हमने चाइना को भी दवा दी है। तो कोरोना जब भी आएगा या फिर कोई भी ऐसा डिजीज जो पूरे देश के लिए खतरा बन जाए, पूरे दुनिया के लिए खतरा बन जाए, तो सारे देश एक दूसरे को हेल्प करेंगे।
ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारा दुश्मनी पाकिस्तान से है तो हम पाकिस्तान को दवा नहीं भेजेंगे, अगर हमारे पास ज्यादा है तो हम अपने दुश्मन को भी दवा देंगे, क्योंकि ये हम लोग ऐसा देश में रहते हैं ना। हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे अपने दुश्मन को भी दूध पिलाया जाता है। देखिए, हम लोग आज भी भारत में रहने वाले लोग जो है, हमारा कल्चर इतना स्ट्रांग है कि हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, सांप जो कि हमारा दुश्मन है। हम लोग सांप के लिए एक स्पेशल फेस्टिवल मनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नाग पंचमी। नाग पंचमी में सारे लोग नाग को दूध पिलाते हैं। तो मीन्स ये हमारा भारत का कल्चर है। हमारा भारत का कल्चर मतलब इतना बेहतर कल्चर है कि हमने वसुधैव कुटुंबकम का बात करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या, कि सारा दुनिया हमारा मेहमान है, सारा दुनिया हमारा गेस्ट है, सारा दुनिया भगवान के समान है। हम लोग बात करते हैं अतिथि देवो भव, यानी सारा दुनिया को भगवान मानते हैं और सारे दुनिया के लोगों को हम लोग क्या मानते हैं, कि सारे दुनिया के लोग जो है हमारे लिए गेस्ट है, हमारे लिए भगवान का समान है। मीन्स इसीलिए हमारा एजेंडा 21 जो था उसका एक मतलब था कि हम लोग कोई भी डिजीज है, कोई भी पैंडेमिक है, कोई भी इंडेमिक है, उस पे हम लोग एक साथ मिलके कम्बैट करेंगे। कम्बैट मतलब एक साथ मिलके काम करना, एक साथ मिलके उसको हराना। सेम कोरोना के साथ हमने किया। WHO जो ऑर्गेनाइजेशन था, हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया का भी सपोर्ट किया, सबका सपोर्ट किया, हमने सबसे मिलकर कोरोना के साथ हमने लड़ा। फिर दूसरा एम है कि हम पूरे दुनिया से गरीबी को खत्म करेंगे, और हम लोग गरीबी को खत्म करने पे काम कर रहे हैं। हमारा देश के लोग भी काम कर रहे हैं, हमारा देश का भी सरकार कर्म कर रहा है, दुनिया के भी पूरे देश अपने अपने देश में लोग गरीबी को हटाने का बात कर रहे हैं। साथ ही साथ कम्बैट इन्वायरमेंटल चेंज, यानी हम लोग के देश में जो हम लोग के पूरे अर्थ पे जो इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, कि हम लोग के देश में पहले बारिश ज्यादा होती थी, अब बारिश कम होने लगी, अचानक गर्मी के दिनों में बरसात आ जा रही है, बरसात के दिनों में गर्मी आ जा रही है, अचानक से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। तो इन सभी के लिए भी हम लोग एक साथ मिल के लड़ेंगे। फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी एक्सेप्ट करने के लिए बात की। फिर हमने बात किया कि एवरी लोकल गवर्नमेंट टू सेट अप लोकल एजेंडा, और उन्होंने हमारा एजेंडा 21 में कि हर लोकल गवर्नमेंट को एक लोकल लोकल एजेंडा सेट करने के लिए बोला गया। जैसे लोकल गवर्नमेंट का मतलब कि जैसे आप जो है आरा जिला में रहती है, तो आरा जिला में बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक है, और हर ब्लॉक में आप सुनते होंगे कि ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर जो होता है, BDO, वो हर ब्लॉक में पेड़ लगाता है रोड के साइड साइड। ये कौन सेट किया, ये एवरी ग्लोबल गवर्नमेंट टू सेट अप ग्लोबल एजेंडा 21 के तहत हमने पेड़ लगाना स्टार्ट किया। इसी तरीके से कानपुर में भी आप सुनते होंगे कि सरकारी स्कूल हो गया, या फिर सरकारी स्कूल के किनारे जो रोड होते हैं उस रोड के किनारे पेड़ पौधा लगाना, ये सब लोकल गवर्नमेंट का काम है। इस तरीके से ये 4-5 एम याद रखिएगा। 4-5 एम, अगर 5 नंबर में आएगा तो 5 एम लिखेंगे, 4 नंबर का आएगा तो 4 एम लिखेंगे, 3 नंबर का आएगा तो 3 एम लिखेंगे, ये एम लिखेंगे। अब देखिए, हमने लिख दिया कि इरेडिकेट पॉवर्टी, तो आपको ऐसे ही नहीं लिख देना है, तो मैंने आपको याद रखने के लिए फ्लो चार्ट बना दिया। तो आपको थोड़ा सा इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है कि द एजेंडा 21 हैज आल्सो वन गोल, दैट इज इरेडिकेट पॉवर्टी, एज वी नो दैट इन आवर सोसाइटी द poverty is increasing day by day. So in agenda 21 our government has aims that कि we in a 21st century we come back to eradicate poverty। इस तरीके से बनाकर कुछ लिख देना है, ऐड कर देना है। गॉट इट? समझ में आ रहा है भाई कि बस आप पढ़ा रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं। साइला, पर मैं थक गई, मुझे भूख लग गई, ऐसा कुछ नहीं ना किसी को? आप थक गए फिर भी बैठ के पढ़िए, ईशानी को ही ज्यादा भूख लगता है। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। गॉट इट? आखिर जैसे मान लीजिए हम आपको 1000 रुपया देंगे, तो आप सोचेगी ना कि 1000 रुपया सर दिए हैं, क्या क्या खरीदना है, तो प्लान बनाओगी कि पहले तो लिपस्टिक खरीदेंगे, फिर फेशियल क्रीम खरीदेंगे, फिर बचेगा पैसा तो चॉकलेट खरीदेंगे, फिर उसके बाद भी पैसा बच गया तो काजल नहीं है, काजल खरीद लेंगे। लड़की सबका प्लान ऐसा ही होता है। लड़का का प्लान बेसिकली होता है क्या, कि लड़का के पास पैसा मिलेगा तो सोचेगा कि आज खाएंगे पिएंगे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह में, या फिर कोई खेलने का किट खरीदेगा। तो मीन्स आप अपने चीजों को लेकर प्लान करते हो, तो सेम उसी तरीके से हम लोग को भी रिसोर्स को प्लानिंग करना चाहिए, ताकि हमारे पास कोयला है तो कोयला कितना है और हम लोग कैसे यूज करेंगे, ये इतना दिन तक चलेगा। ठीक है? तो वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, हमें रिसोर्स प्लानिंग का जरूरत क्यों है? रिसोर्स प्लानिंग इज वाइडली रिसोर्स प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्स प्लानिंग इसलिए करते हैं ना, ताकि हम लोग रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज कर सके,
ताकि उसका वेस्ट ना हो। जिस तरीके से आपको पैसा मिला तो आपने प्लानिंग की कि 100 रुपया में ये खरीदेंगे, 200 रुपया में एक जूती खरीदेंगे, 300 रुपया का कुर्ती देखे थे फ्लिपकार्ट पे, वो कुर्ती भी अच्छा लग रहा था, 300 में ही है, वो खरीद लेंगे। मीन्स आप चाहेंगे कि मेरा पैसा वेस्ट ना हो, आप उसको अच्छे से यूज करना चाहोगे। तो हमें कोई भी चीज के लिए प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो उस चीजों को अच्छे से यूज कर पाएंगे। सेम उसी तरीके से आप टाइमिंग टेबल भी बनाते हैं कि स्कूल से 3 से 5 में आ जाते हैं, तो 5 से 6 पढ़ना है, 6 से 7 मोबाइल चलाना है, फिर 7 से 8 पढ़ना है, 8 से 12 ये करना है। तो सेम उसी तरीके से रिसोर्स प्लानिंग भी होता है। तो ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया, आप देखिए रिसोर्सेज प्लानिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारा इंडिया जो है, हमारे इंडिया में रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या कि कोई चीज बंगाल में ज्यादा पाया जाएगा, कोई चीज झारखंड में ज्यादा पाया जाएगा, तो कोई चीज दिल्ली में कम पाया जाएगा, कोई चीज राजस्थान में ज्यादा पाया जाएगा तो बिहार में कम पाया जाएगा। जिस तरीके से झारखंड में कोयला ज्यादा पाया जाता है, सेम उसी तरीके से राजस्थान में मार्बल ज्यादा पाया जाता है, सेम उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में मिनरल ज्यादा पाया जाता है। तो हर जगह अलग अलग चीजें पाई जाती है। तो सरकार जो है, मान लीजिए हमारे पास मार्बल का कमी है तो हम मार्बल राजस्थान से मंगा लेंगे, राजस्थान को कोयला का कमी है तो राजस्थान के पास कोयला भेज देंगे। इस तरीके से चीजों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि सारा इंडिया के लोग जो है उसको सही से यूज कर सके। फिर थर्ड पॉइंट आता है, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, देयरफॉर इफ दीज रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड रेशनली वी विल बी इन ट्रबल। जैसे बहुत सारा रिसोर्सेज जो है हमारे पास लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है, तो हम लोग अगर उसे हम लोग अच्छे से यूज नहीं करेंगे, रेशनली यूज नहीं करेंगे, बेकार में वेस्ट करेंगे, तो हम लोग ट्रबल में फंस सकते हैं, हमें परेशानी हो सकती है। इसीलिए हम लोग अच्छे से यूज करते हैं। एंड टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज प्लानिंग का जरूरत इसलिए है कि हम लोग कोई रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज ना करें, ओवर यूटिलाइज ना करें, क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन भी बेकार है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो पेट है 4 रोटी में भी भर सकता है और 4 रोटी में भी भर जा रहा है, लेकिन आप जो है, आपका मन 4 रोटी में नहीं भर रहा है, पेट तो 4 रोटी में भर जा रहा है, लेकिन मन भरने के लिए आपको 12 रोटी चाहिए। तो आप हर दिन 12 रोटी खा रही हो, यानी आप ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड कर रहे हो। गॉट इट? ओके। देखिए रिसोर्सेज को प्लानिंग करने का 3 स्टेज होता है। सबसे पहला प्लान होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी रिसोर्सेज, यानी हम ये चीज करेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है और कहाँ पे है। जब तक हम नहीं जानेंगे कि हमारे पास कौन सा रिसोर्सेज है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास रिसोर्स है कि भी कि नहीं है। तो हम सबसे पहले जो हमारा रिसोर्स इन्वेंट हुआ है, जो रिसोर्स का हम खोज किए हैं, उसका आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास ये रिसोर्सेज है। फिर जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो हम लोग उसे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हमें किस किस तरीके से इसको यूज करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोयला हमें मिला, तो कोयला मिल गया, तो कोयला मिलने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि इस कोयला को हम कहाँ पे यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज करेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने में यूज करेंगे, या क्या करने में यूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब हम लोग प्लानिंग स्ट्रक्चर कर लेते हैं तो थर्ड हम लोग काम करते हैं कि मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। यानी हम अपने नेशनल लेवल पे देखेंगे कि जो रिसोर्सेस है, जैसे कोयला था, इस कोयला का यूज जो है कहाँ कहाँ पे कौन कौन से चीजों में होता है, मैच करेंगे। मैच करने के बाद फिर उस चीजों को, उस रिसोर्सेज को वहां वहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर उसको नेशनल लेवल पे हर जगह जगह जहां जहां जरूरत होता है कोयला का, वहां भेजेंगे और फिर उसे यूज करने का कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से रिसोर्सेज का प्लानिंग किया जाता है। सेम उसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपको कपड़ा खरीदना है, तो कपड़ा खरीदने के लिए क्या चाहिए, क्या पसंद करोगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि हमें कौन सा कपड़ा खरीदना है। जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो फिर सोचोगे कि हमारा बजट कितना होना चाहिए। फिर जब आपका बजट बन जाएगा, फिर आप अपने बजट से अपने कपड़ा के पसंद को मिलाओगे कि मेरा बजट 500 का है, 500 में ये कपड़ा सही नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें 500 में ही कपड़ा चाहिए। तो फिर आप थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशन को लो करोगे कि चलो यार ये कपड़ा में ना थोड़ा सा ठीक है, कंप्रोमाइज कर लेंगे। फिर जब दोनों मैच कर जाए, ठीक है 500 में ही वाला बढ़िया ड्रेस है, ले लेते हैं, एक 6 महीने तो पहनेंगे ही, 6 महीने बाद फिर पैसा हो जाएगा, मम्मी से ठगेंगे पैसा, फिर नया खरीद लेंगे। तो ठीक है 6 महीने के लिए ले लेते हैं नया, मतलब 500 वाला ही ले लेते हैं। तो फिर आप, जब आपका दोनों चीज मैच कर गया तो फिर आप अपने कपड़ा को खरीद लेते हैं। सेम उसी तरीके से रिसोर्सेज को प्लानिंग किया जाता है। सर बट मैं ऐसे कपड़ा नहीं खरीदती हूँ, तो मैं तो बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आप ऐसे ही खरीदते हैं, मैंने बोला कभी नहीं बोला। फिर बड़ी शांत हो गए लोग, ज्यादा बोरिंग हो गया क्या? इजिप्ट बोरिंग तो नहीं ना हो रहा है? एनीबडी? साइला अलमास?
पहला क्लास में नहीं है क्या आप? तो फिर पढ़ रही हो ना? नहीं सर, मैं तो गेम खेल रही हूँ। बीजीएमआई। अच्छा, मतलब खाते वक्त पढ़ाई कर रही है? सरस्वती माँ का उल्लंघन? गलत बात है। चलिए इधर देखिए, जस्ट मैं मजाक किया हूँ, आप खा सकते हो, सुनना ही तो है केवल। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? ईएमए यानी एग्जाम में आएगा। कंजर्वेशन का मेन मतलब होता है ना कि सेव, यानी इस तरीके से यूज करना कि वो हमारे लिए सेव रहो, वेस्ट ना हो। हाँ, प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। अब देखिए, irrational consumption and overutilization of resources result into socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resources conservation at various levels is important. अब देखिए, हम लोग अगर अपने रिसोर्सेज को इरेशनली तरीके से यूज करें, ओवर यूटिलाइज करें, तो हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम आ सकता है, हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ सकता है। इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों को रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करने के लिए करना बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें अपने रिसोर्सेज को बचाना बहुत ज्यादा जरूरत होता है। गांधी जी का एक थॉट था कि द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन ग्रीड्स। यानी वो बोलते थे कि दुनिया में ना जो भी रिसोर्सेस है, पूरे दुनिया वालों के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन जो लालची लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। फिर आता है लैंड रिसोर्सेस। ठीक है। लैंड रिसोर्सेस के बारे में बढ़े आगे। देखिए, लैंड रिसोर्सेज जो होता है, लैंड रिसोर्सेज बेसिकली हमारे अर्थ के जो अर्थ है, जैसे कि आप पढ़े होंगे बचपन में कि हमारा अर्थ हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू थ्री स्फीयर: लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। कैन एनीवन एक्सप्लेन अबाउट लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर? इज एनीवन able to describe it? कोई नहीं बता सकता यार, ये सिक्स क्लास के जियोग्राफी में आप पढ़े होंगे। मैंने आपको बताया था ना कि हमारा अर्थ जो है बेसिकली थ्री स्फीयर में बटा हुआ है: लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, और एक बायोस्फीयर भी होता है। ट्रोपोस्फेयर नहीं, हम अर्थ के एटमॉस्फेयर का बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अर्थ लिथोस्फेयर हम लोग बोलते हैं लैंड को। ठीक है। लैंड को लिथोस्फेयर, रहने दीजिए, मैं ही बता देता हूँ। लैंड को लिथोस्फेयर बोलते हैं। हमारे अर्थ के चारों ओर जो एयर है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और वाटर को हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। अब ये तीनों में इंटरेक्शन होता है ना, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में जो इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन को बायोस्फेयर बोलते हैं। और वही बायोस्फेयर में हम लोग रहते हैं। तो हमारे लैंड जो है एक ऐसा रिसोर्सेस है जो कि जिसके ऊपर विल्ड लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नेचुरल वेजिटेशन वेजिटेशन ह्यूमन लाइफ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सारे के सारे चीज हमारे लैंड के ही ऊपर होता है, क्योंकि इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन। इस पे पेड़ पौधे भी उगते हैं। इस पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जितने भी बिजनेस होते हैं, जितने भी फैक्ट्री वैक्ट्री इंडस्ट्रीज लगते हैं, सब यही लैंड पे ही लगते हैं। विल्ड लाइफ है लैंड पे ही है, ह्यूमन लाइफ है लैंड पे ही है, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एयरलाइन, रोडवे, सब इसी पे है, कम्युनिकेशन सिस्टम, सब चीज लैंड पे ही है। तो लैंड रिसोर्सेस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। लैंड इज एन एसेट ऑफ फिनाइट मैग्नीट्यूड, लेकिन हमारे पास लैंड जो है बहुत फिनाइट मात्रा में। जैसे कि आपको पता है कि आवर अर्थ हैज बीन कवर्ड 70% ऑफ वाटर एंड 30% ऑफ ओनली लैंड। वो भी 30% में जो है कुछ परसेंट जो है माउंटेन और प्लेन और प्लेट्यू हुई है। तो तो हमें उस चीज को ध्यान रखना है। तो देखिए, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो अभी हम देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो लैंड है, जैसे मान लीजिए हमारा पूरा अर्थ है, अर्थ का 30% ही हमारा लैंड है। उस 30% में मात्र 43, जो 30% का अगर हम लोग 100% करें, उसमें 43% ही प्लेन है, 30% माउंटेन है और 27% प्लेटू है। तो ये दोनों का तो हम लोग का लाइफ में कोई यूज ही नहीं है। लेकिन जो यूज है केवल प्लेन लैंड पे है, क्योंकि इसी पे हम लोग खेती करते हैं, इसी पे जंगल है, इसी पे इंडस्ट्रीज है, इसी पे रोडवेज है, इसी पे रेलवेज है। ये सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन ही है। इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। हाँ, इसका यूटिलाइजेशन थोड़ा सा है। इसका यूटिलाइजेशन प्लेटू का, क्योंकि इसमें मिनरल पाए जाते हैं। लेकिन इसका यूटिलाइजेशन थोड़ा सा है कि इस पे टूरिस्ट जाते हैं घूमने। तो टूरिस्ट जाते हैं तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में, कि लैंड का यूटिलाइजेशन हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं।
ये भी ईए में मतलब एग्जाम में आएगा। तो देखिए लैंड रिसोर्सेज आर यूटिलाइज फॉर द फ्लोइंग पर्पस। लैंड के रिसोर्सेज को हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। हम लोग फॉरेस्ट एरिया के लिए यूज कर सकते हैं, लैंड नॉट एवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। हम लैंड रिसोर्सेज, लैंड जो होते हैं वो कल्टीवेशन के लिए भी अवेलेबल होते हैं और नहीं भी होते हैं। परमानेंट पास्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स, हम लोग लैंड का यूज हम लोग ग्रेजिंग के लिए भी करते हैं। साथ ही साथ पास्चर मतलब होता है वो पास्चर लैंड हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें गैरेरिया सब जो होता है ना, तो वो सब अपने बकरे को भेड़ को चराता है ना, उसी को ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं। फिर हम लोग वेस्ट लैंड को कल्टीवेट कर सकते हैं। फिर हम लोग लैंड अंडर मिसलेनियस, हम लोग लैंड को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग फैलो लैंड्स का भी यूज कर सकते हैं। फैलो लैंड्स का मतलब होता है वैसा लैंड जिसका मतलब बंजर जमीन, हम लोग बोलते हैं ना बंजर जमीन, समझते हैं, जिसमें हम लोग खेती वेती नहीं कर सकते, वो बेकार हो चुके हैं। फिर आता है एक नेट सोन एरिया, यानी नेट सोन एरिया जो है यही जो है जिसपे हम लोग खेती वेती कर सकते हैं, नेट सोन एरिया पे। तो नेट सोन एरिया किसे बोलते हैं? तो नेट सोन एरिया जो बोलते हैं, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। यानी वैसा लैंड का वैसा एरिया जिसपे हम लोग खेती कर सके और खेती करके और उसको हम लोग फसल को हार्वेस्ट कर सके, उसी को नेट सोन एरिया बोलते हैं। और नेट सोन एरिया ही हम लोग के लिए क्या है, ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि जितने भी खेती वेती का सामान होता है, खाने पीने का सामान, नेट सोन एरिया से यूजेबल होता है। फिर एक आता है नीचे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। यानी ग्रॉस क्रॉप एरिया का मतलब कि अगर एक खेत में आप एक साल के अंदर एक बार से ज्यादा बार खेती कर रही है, उसी को ग्रॉस क्रॉप एरिया बोलते हैं। और हम लोग के बिहार में, यूपी में ऐसा ही होता है। हम लोग जो है ना खेती दो तरीके से करते हैं। पहला खेती होता है धान का, दूसरा खेती होता है गेहूं का। सर धान क्या होता है? धान मतलब राइस, राइस मतलब धान। तो सर चावल क्या होता है? तो धान से जो धान के छिलका को हटाते हैं तो जब चावल बनता है। तो हम लोग दो पैटर्न में खेती करते हैं, खास करके यूपी बिहार के साइड में। एक पहला सीजन जो होता है खरीफ क्रॉप्स का सीजन होता है। खरीफ क्रॉप्स का मतलब कि जो धान का सीजन जो कि बरसात के मौसम में होता है, वो वो लगभग लगभग सितंबर अक्टूबर के महीने में धान के सीजन जो होते हैं, मतलब धान बोए जाते हैं, और नवंबर के महीने, दिसंबर के महीने में धान को काटे जाते हैं। सेम दूसरा फिर वही जनवरी के महीने में या फिर नवंबर दिसंबर के महीने में धान कटने के बाद गेहूं बोया जाता है। गेहूं बोया जाता है तो वो अप्रैल और मई के महीने में काटा जाता है। तो ये क्या हो गया? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो गया। हम लोग के एरिया में जितने भी बिहार में एरिया है और यूपी में ज्यादातर, वहां पे ग्रॉस ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का ही खेती होता है। मीन्स वहां पे साल में दो बार फसलें उगाई जाती है। और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि धान के खेती और गेहूं की खेती के बीच में जो टाइम बच जाता है, उस टाइम में वो लोग सब्जियां भी उगा लेते हैं। तो तीन तीन तरीके की भी खेती कर सकते हैं हम लोग। तो उसको हम लोग ग्रॉस ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। ठीक है, अब लोग लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया देखते हैं। तो इंडिया में लैंड यूज का पैटर्न क्या है, आप इस फॉलो चार्ट में देख सकते हैं। आप देखिए पहला फॉलो चार्ट में कि फॉरेस्ट जो है इंडिया में 18% है, 12.1% जो है बैरन एंड अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड है। और उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का जो 45.26% देख रहे हैं, ये एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, यानी वैसा एरिया है जहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं होता है। यहाँ पे घर है, इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्री है, पूरे इंडिया का बात कर रहे हैं। फिर जो ब्लू कलर का एरिया जो दिख रहा है, सॉरी ब्लू नहीं, उसको वॉयलेट कलर का एरिया बोल रहे हैं, 4.7 वाला, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो देख रहे हैं, ये जो है परमानेंट ग्रेजिंग लैंड बन गया। और जो जो आपका एरिया लास्ट में है, ये वाला एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स, ये ये जो एरिया है इसमें मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स और ग्रुप्स बोए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का खेतों का यूज किया जा रहा है। तो ये बेसिकली आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, जस्ट हम आपको बता दिए हैं, क्योंकि इतना एग्जैक्ट फैक्चुअल डाटा एग्जाम में नहीं पूछते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड इट्स कंजर्वेशन। यानी लैंड डिग्रेड का मतलब होता है लैंड का खत्म होना, लैंड का खराब होना। अब जब लैंड खराब होगा तो हम इसे बचाना भी तो जरूरी है। तो लैंड का खराब होने का कारण है इधर, और कारण है, तो हमें इस कारण को कैसे सुधारेंगे, क्या क्या मेजर लेंगे, क्या क्या स्टेप लेंगे कि लैंड को सुधारा जा सकता है। तो हमने कॉज पहले पढ़ने जा रहे हैं कि लैंड डिग्रेडेशन का कॉज क्या है। तो लैंड डिग्रेडेशन का कॉज है कि डिफोरेस्टेशन, यानी डिफोरेस्टेशन का मतलब कि रैंडम कट ऑफ फॉरेस्ट इन इनडिस्क्रिमिनेटेड मैनर, यानी जंगलों को तेजी से कटाई करना को डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। फिर ओवर ग्रेजिंग बाई कटल कैटल, हम लोग अपने मवेशियों से, गाय से, बकरियों से, भैंसों से बहुत ज्यादा खेतों पे को ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं।
फिर ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, हम लोग खेतों में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर। फिर जंगलों में आग लग जा रही है। अभी आपको पता है कि कल कल शाम में उत्तराखंड के चामोली जिला में फॉरेस्ट फायर हो गया है, और पिछले 60 घंटा से आग लगा हुआ है। आप सोचिए, 60 घंटा से जंगल में आग लगा होगा तो कितना पेड़ बर्बाद हो गया होगा और कितना जानवर झुलस के मर गए होंगे। आप टीवी पे न्यूज देख सकते हैं। तो प्रोपर फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगने का बहुत कारण हो सकता है। जंगलों में आग लगने का कारण ये भी हो सकता है कि गर्मी के दिन में हवा चलती है तो पेड़ में पेड़ टकराते हैं, जिससे कि फ्रिक्शन पैदा होता है, उससे भी आग लग जाता है। या फिर कुछ जो जो जंगलों में बकरे बैल वैल चराने वाले लोग होते हैं, वो खेतों में जाते हैं तो सिगरेट वगैरह जलाकर छोड़ देते हैं, जिससे आग लग जाता है। या फिर कुछ लोग जंगल में घूमने जाते हैं तो कैंपिंग करते हैं, वहां पे माचिस वगैरह छोड़ देते हैं, या फिर वहां पे वो आग लगाते हैं तो अच्छे से नहीं बुताते हैं, बिना बुताए हुए आ जाते हैं, तो उससे भी हवा के कारण आग लग जाती है। फिर हम लोग का इरिगेशन सिस्टम भी इम्प्रॉपर है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। फिर हम लोग का क्रॉप रोटेशन भी इम्प्रॉपर है, जिसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या मेजर ले सकते हैं? तो डिफोरेस्टेशन से बचने के लिए हमें एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि मोर एंड मोर प्लांटेशन करना, यानी ज्यादा ज्यादा पेड़ पौधे लगाना। फिर ओवर ग्रेजिंग से बचने के लिए हमें ग्रेजिंग को मैनेज करना होगा, ग्रेजिंग को कम से कम करना होगा। ओवर यूज का फर्टिलाइजर से बचने के लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, हमें वेस्ट लैंड को अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए जिस लैंड पे खेती नहीं हो रही है, उस लैंड पे हम फैक्ट्री वगैरह बना दे, घर बना दे। फिर हम लोग को जो भी हम लोग के इंडस्ट्री से गंदे चीज निकलते हैं, उसे गंदे मटेरियल को अच्छे से डिस्चार्ज करना चाहिए। उसको हम लोग को पहले सीवेज ट्रीटमेंट करना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट करने के बाद उसे डिस्चार्ज करना चाहिए, ताकि वो लैंड को वेस्ट ना करे। फिर हम लोग को सैंड ड्यून को स्टेबलाइज करना चाहिए, हमें माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहिए। ये सब मेजर करेंगे तो लैंड डिग्रेडेशन से बच सकते हैं, हम लोगों से कंजर्व कर सकते हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है वो? सॉइल एज ए रिसोर्सेज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ा देंगे तो फिर आप के ऊपर भी जाने लगेगा। कल के क्लास में भी 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ाने के बाद हम लोग 1 घंटा जियोग्राफी पढ़ेंगे। फिर परसों के क्लास में 1 घंटा बायोलॉजी के पढ़ने के बाद 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ेंगे।